नमस्कार, मैं हूं सचिन, लेकर हाजिर हूं जो कहेंगे सच कहेंगे। सत्ताधारी बीजेपी और चुनाव आयोग के खिलाफ वोट चोरी के मुद्दे को लेकर के कांग्रेस के नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अपने आरोपों के साथ एक के बाद एक आगे बढ़ रहे हैं। अब उन्होंने इसे एक अभियान की शक्ल दे दी है। इसके लिए मैदान चुना है बिहार का। बिहार जहां इस वक्त चुनाव आयोग वोटर शुद्धिकरण के लिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर चला रहा है। इसी एसआईआर को राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने अपना एक बड़ा हथियार बना लिया। विपक्ष के ये दोनों नेता इन दिनों इसके खिलाफ बिहार की सड़कों पर उतरे हुए हैं। सवाल यह है कि एक वोटर अधिकार यात्रा के जरिए कितने निशाने साधने वाले हैं राहुल और तेजस्वी, क्योंकि चुनाव भी मुहाने पर है। जिसके नाम कटे उनको सामने लाकर राहुल ने चुनाव आयोग को फंसा दिया है। और इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ कौन सी बड़ी और सख्त कार्रवाई करने जा रहे हैं राहुल गांधी। दूसरी खबर स्टोरी, बड़ी स्टोरी माया नगरी मुंबई की। पानी पानी मुंबई, जी हां, आर्थिक राजधानी फिर से डूब गई, फिर से पानी पानी हो गई। सपनों का शहर एक बार फिर से हर साल तैरने क्यों लगता है। और चकाचौंध वाले सबसे वीआईपी शहर का क्या है स्याह सच। आज इसी पर जो कहेंगे सच कहेंगे। बिहार में अब से ठीक 2 महीने बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं। ठीक 2 महीने बाद। इस चुनाव से ठीक पहले चुनाव आयोग पर पूरे बिहार की वोटर लिस्ट को दुरुस्त करने, शुद्ध करने के मकसद से उसने एसआईआर चला रखा है। लेकिन इसकी पहली रिपोर्ट यानी कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में जिस तरह से एक एक करके कई गड़बड़ियां सामने आ रही हैं, उसने विपक्ष को एक बहुत बड़ा हथियार दे दिया। खासकर राहुल गांधी के दावों को बहुत मजबूती मिल गई। अब तक राहुल गांधी जो बातें मीडिया के जरिए, तथ्य सबूतों के जरिए बता रहे थे, चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगा रहे थे, वो अब इन तमाम सबूतों के साथ जनता के बीच उतर आए हैं। राहुल गांधी इन दिनों बिहार में वोटर अधिकार यात्रा पर हैं। उनके साथ आरजेडी नेता और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं, साथ साथ चल रहे हैं, कदम ताल कर रहे हैं। 16 दिनों तक चलने वाली राहुल तेजस्वी की यह वोट अधिकार यात्रा प्रदेश में तकरीबन 1300 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय करेगी। इस दौरान यह यात्रा 24 जिलों से गुजरेगी। 2 दिन पहले ही 17 अगस्त को यह यात्रा सासाराम से शुरू हुई और 1 सितंबर को पटना में एक बड़ी रैली के साथ समाप्त हो जाएगी। यह यात्रा इंडिया गठबंधन के लिए बहुत अहम है। इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि सासाराम में इस यात्रा के शुरुआत के मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, वो भी एक मंच पर पहुंचे। साथ में सहयोगी दलों के तमाम नेता पहुंचे। सीपीआई एमएल नेता दीपांकर भट्टाचार्य, वीआईपी चीफ मुकेश सहनी भी इस यात्रा में राहुल और तेजस्वी के साथ साथ चल रहे हैं। अपनी इस यात्रा के जरिए राहुल गांधी बार बार यही बात दोहरा रहे हैं कि जिस तरह से महाराष्ट्र, हरियाणा और एमपी में वोट चोरी किए गए हैं, उसी तरह बिहार में एसआईआर के जरिए वोट चोरी किए जा रहे हैं। जबकि तेजस्वी यादव भी इस मुद्दे पर बहुत फोकस दे रहे हैं। वो कहते हैं कि आपके वोट की चोरी नहीं हो रही है, बल्कि डकैती हो रही है, डकैती। सुनिए। महाराष्ट्र में 1 करोड़, तकरीबन 1 करोड़ नए वोटर लोकसभा के साथ, लोकसभा के बाद जादू से ये पैदा कर लेते हैं। लोकसभा में हम जीतते हैं और नए वोटर के आने के बाद बीजेपी स्वीप करती है। हमने इलेक्शन कमीशन से पूछा ये नए लोग कौन हैं, इलेक्शन कमीशन जवाब नहीं देता। हमने उनसे कहा वीडियोग्राफी दिखाओ, कहते हम वीडियोग्राफी नहीं दिखाएंगे, कानून बदल दिया। और अब बिहार में नए तरीके से वोटर चोरी, एसआईआर, ये आपके आंखों के सामने, देश के आंखों के सामने अब नए तरीके से चोरी कर रहे हैं।
हम इन्हें चोरी नहीं करने देंगे। इलेक्शन कमीशन, मोदी जी लोग बिहारियों को चूना लगाना चाहते हैं। हम कहना चाहते मोदी जी, ये बिहार है, बिहार, यहां खैनी के साथ चूना रगड़ दिया जाता है और चबा दिया जाता है। बिहारियों को कमजोर मत समझो। अपनी यात्रा के जरिए राहुल और तेजस्वी न सिर्फ चुनाव आयोग और एनडीए सरकार पर वोट चोरी के आरोप लगा रहे हैं, बल्कि सबूतों के साथ साथ चुनाव आयोग को चैलेंज भी कर रहे हैं। आज वोट अधिकार यात्रा जब नवादा पहुंची तो वहां राहुल गांधी ने एक शख्स को बुलाया, उसे सामने लाए, जिसका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं है। देखिए, मेरा नाम वोटर लिस्ट में काट दिया गया है और मैं अगला लोकसभा में भी वोट दिया हूं और पोलिंग एजेंट रहा हूं। मेरा नाम सुबोध कुमार, पिता से स्वर्गीय श्यामली सिंह हुआ। मैं महरथ ग्राम का निवासी हूं, खेती करता हूं। ऐसे बिहार में लाखों लोग हैं जिन्होंने वोट दिया, वोटर लिस्ट में नाम था और उनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया। अब चुनाव आयोग के खिलाफ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का ये बड़ा हथियार है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के मुताबिक किसी भी वैध व्यक्ति का नाम काटा नहीं जाएगा, नहीं काटा जा रहा है। ऐसे में राहुल तेजस्वी इसे अपना सबसे बड़ा हथियार बनाकर उन इलाकों में जा रहे हैं जिन्हें इंडिया गठबंधन अपनी राजनीति के लिए काफी उपजाऊ मानता है। सासाराम से शुरू होकर यह यात्रा इन 3 दिनों में औरंगाबाद, नालंदा, गया, नवादा को कवर कर चुकी है। कल ब्रेक डे है। इसके बाद 21 अगस्त को यह यात्रा जमुई से शुरू होकर के लखीसराय, शेखपुरा, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, सुपौल, मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मोतिहारी, बेतिया, गोपालगंज, सिवान, छपरा और आरा तक जाएगी। इसके बाद 1 सितंबर को पट्टा में जाकर खत्म हो जाएगी। इस रूट मैप में ही कांग्रेस और आरजेडी का पूरा चुनावी मकसद छुपा हुआ है। दरअसल राहुल गांधी की कोशिश बिहार में गरीब तबका यानी कि दलित और पिछड़ों को दोबारा एक साथ लाने की है, कांग्रेस के साथ जोड़ने की। रैली के ठीक 1 दिन पहले कांग्रेस की ओर से कहा गया कि दलित और अल्पसंख्यकों से वोट का अधिकार छीना जा रहा है। राहुल गांधी कहते हैं इसके बाद उनका राशन कार्ड छीन लिया जाएगा, फिर उसके बाद उसकी जमीनें छीन ली जाएंगी, उद्योगपतियों को यह सब कुछ दे दिया जाएगा। सुनिए। पहले आपका वोटर कार्ड जाएगा, उसके बाद आपका राशन कार्ड जाएगा, उसके बाद आपकी जमीन अदानी और अंबानी को दी जाएगी। ये देश 2-3 अरबपतियों का नहीं है, अंबानी का, अदानी का नहीं है। ये देश किसानों का है, मजदूरों का है, छोटे व्यापारियों का है, युवाओं का है। सारा का सारा काम उनके लिए होता है। जीएसटी उनके लिए बनती है, नोटबंदी उनके लिए, गलत कानून उनके लिए बनाए जाते हैं और आपको नुकसान होता है। आप 24 घंटा पैसा देते हो और आपको देश रोजगार नहीं दे पा रहा है। ये बदलना है, इसीलिए हमने ये वोटर अधिकार यात्रा बिहार में चालू की है। मतलब साफ है कि राहुल की कोशिश एनडीए की तरफ झुकाव रखने वाले दलितों, महादलितों और अति पिछड़ा वोट बैंक में सेंध लगाने की। यही वजह है कि राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा का शंखनाद जो शुरुआत की है वो सासाराम जिले से की। सासाराम जिला दलितों का गढ़ माना जाता है। बाबू जगजीवन राम उनकी कर्मभूमि रहा है। फिर उनकी बेटी मीरा कुमार यहीं से कांग्रेस के टिकट पर सांसद रही। बिहार में यह तबका किसी भी चुनाव में उतना ही अहम है जितना कि मुस्लिम वोट बैंक। मुस्लिमों की तरह दलित भी बिहार में कभी कांग्रेस का बड़ा वोट बैंक रहा है। ऐसे में राहुल तेजस्वी की कोशिश मुस्लिम यादव के साथ साथ दलित वोटों को महागठबंधन के पाले में खींचने की है। जातीय समीकरण देखें, जातीय गणित देखें तो राहुल तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा
जिन जिलों से गुजर रही है वो मुस्लिम दलित बाहुल्य इलाके हैं। इन जिलों में औसतन 12 से 15% दलित आबादी है। वह 10 से 43% मुस्लिम वोटर हैं। बिहार में दोसाध पासी वोट के साथ अन्य दलित जातियों का 55 से 65% वोट एनडीए के पाले में जाता है। लेकिन 2024 के चुनाव में इसमें गिरावट देखी गई। इसका फायदा राहुल तेजस्वी अब उठाना चाह रहे हैं। वहीं इस यात्रा पर मुस्लिमों के प्रभाव वाले सबसे अहम जिले कटिहार, जहां 43% मुस्लिम हैं, अररिया 41%, पूर्णिया में 37% मुस्लिम हैं। इसके अलावा दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और भागलपुर में भी मुस्लिम आबादी 18 से 22% के करीब है। पिछले कुछ चुनावों में इस तबके का वोट एनडीए में शामिल होकर जेडीयू के खाते में गया था। लेकिन अब की बार राहुल और तेजस्वी की पूरी कोशिश है इस यात्रा के जरिए कि इस वोट बैंक को एकजुट करके अपने साथ ले लिया जाए। सियासी तौर पर देश में दलितों और मुस्लिमों का सबसे बड़ा जुड़ाव संविधान से है। यही वजह है कि राहुल गांधी की यात्रा जब गया जी पहुंची तो उन्होंने बारिश में भीगते हुए भी संविधान की कॉपी हाथ में रखकर संबोधित किया था। जब ये लोग वोट चोरी करते हैं तो ये इस आत्मा पर आक्रमण करते हैं, ये इस संविधान पर आक्रमण करते हैं। ये भारत माता पर आक्रमण कर रहे हैं। और हम भारत माता पे ना नरेंद्र मोदी को ना इलेक्शन कमीशन को आक्रमण करने देंगे। इस संविधान को कोई नहीं मिटा सकता, इस संविधान को कोई नहीं छू सकता। और इलेक्शन कमिश्नर, आप अच्छी तरह समझ लो, अगर आपने अपना काम नहीं किया तो आप पर सख्त कार्रवाई होने जा रही है। अब चुनाव आयुक्त के खिलाफ राहुल गांधी और विपक्ष क्या कार्रवाई करते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन राहुल गांधी और तेजस्वी यादव अपनी इस यात्रा के जरिए कैसे बिहार में सत्ता के शिखर पर पहुंचने की कोशिश करते हैं ये भी समझिए। राहुल और तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा प्रदेश के तकरीबन 50% यानी कि 50 विधानसभा सीटों से होकर के गुजरेगी। 2020 के विधानसभा चुनाव में इन 50 में से महागठबंधन को 23 सीटें मिली थी, अच्छी खासी। कांग्रेस इन 50 में से 20 सीटों पर लड़ा था, जिसमें से वो महज 8 सीटों पर जीत दर्ज कर पाई थी। हालांकि तथ्य बताते हैं कि पिछले विधानसभा चुनाव के बाद बिहार में राहुल गांधी की यात्रा को चुनावी परिणाम के लिहाज से सफल माना जा सकता है। राहुल और तेजस्वी की पिछली यात्राएं जिन इलाकों पर खास फोकस रही, महागठबंधन के चुनावी प्रदर्शन में वो दौरा सफल रहा। याद कीजिए राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। बिहार में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के 2 चरण थे। पहला चरण 29 जनवरी से 31 जनवरी 2024। तब राहुल सीमांचल के 4 लोकसभा क्षेत्रों किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार से गुजरे थे और बंगाल के लिए रवाना हो गए थे। दूसरा चरण 15 से 16 फरवरी, इसमें वो 4 लोकसभा क्षेत्र औरंगाबाद, काराकाट, सासाराम, बक्सर से होकर गुजरे, यानी कुल 8 लोकसभा सीटों को कवर किया। अगर पूर्णिया से निर्दलीय पप्पू यादव की जीत को भी शामिल कर लिया जाए तो इनमें से 7 लोकसभा क्षेत्रों में इंडिया गठबंधन विजयी रहा। अब सबसे इंटरेस्टिंग दिलचस्प यह है कि कांग्रेस ने अपने हिस्से की 3 सीटें किशनगंज, कटिहार और सासाराम जीती थी। इस जीत के बाद महागठबंधन ने निष्कर्ष निकाला कि इस यात्रा से विपक्षी एकता मजबूत हुई है, साथ ही सामाजिक धर्मनिरपेक्षता और जनहित के मुद्दों पर जनमत तैयार हुआ है। शायद उसी सफलता ने राहुल तेजस्वी को इस बार एकजुट होकर पहल करने के लिए प्रेरित कर दिया। एकता और जनमत के उद्देश्य से अब मतदाता अधिकार यात्रा की शुरुआत की गई है। एनडीए के खिलाफ इस यात्रा में राहुल गांधी मुख्य किरदार में है। राहुल गांधी ने फ्रंट सीट ली हुई है, जबकि प्रदेश में महागठबंधन का नेतृत्व आरजेडी के हाथ में है। यही वजह है इस यात्रा के दौरान ही तेजस्वी यादव ने चुनाव के बाद की सियासी लकीर खींच दी। तेजस्वी ने कहा कि बिहार में इस बार एनडीए को हराकर अगली बार
जब लोकसभा चुनाव होगा 2029 में तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनवाएंगे। इस बार बिहार में एनडीए को खाट फेंकेंगे और अगले बार जब भी लोकसभा चुनाव होगा तो राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री हम लोग बनाने का काम करेंगे। तो राहुल गांधी के पीएम बनने की घोषणा कर दी तेजस्वी ने। आगे बढ़ते हैं, दूसरी कवर स्टोरी का रुख करते हैं। शो के दूसरे सेगमेंट में आपको लिए चलते हैं, जिसमें आज हम मुंबई के जलमग्न होने का विश्लेषण दिखाने वाले हैं। भारत की आर्थिक राजधानी, फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई, महाराष्ट्र के सकल घरेलू उत्पादन में लगभग 40% का हिस्सा। लेकिन हर साल मॉनसून के सीजन में मुंबई डूब जाती है। ये देखिए, कभी ना सोने वाले इस शहर में जीवन मानो थम सा जाता है। सवाल है क्यों? हम आपको इसका एनालिसिस बताएं उससे पहले मुंबई की ताजा तस्वीर। ये आप देख रहे हैं, सड़कों की तस्वीर है। पिछले कई दिनों से बारिश से मुंबई का बुरा हाल है। सोमवार रात से मुंबई में बारिश हो रही है, लगातार हो रही है। आज सुबह से मुंबई में तेज बारिश हो रही है और तेज हो गई। इसकी वजह से मुंबई के कई इलाकों में पानी भर गया। कुछ घंटों में मुंबई में करीब 300 mm बारिश हुई है। इस कारण ज्यादातर निचले इलाके जलमग्न हो गए। कई अंडरब्रिज में 4 फीट पानी भर गया। लोकल ट्रेन पूरे तरीके से अफेक्ट हुई। ट्रैक्स पर पानी भर गया। नाला सुपारा स्टेशन जलमग्न है। अंधेरी सबवे पानी से भरा पड़ा है। अंधेरी सबवे एक महत्वपूर्ण अंडरपास है जो कि अंधेरी ईस्ट से लेकर वेस्ट की कनेक्टिविटी को जोड़ता है और जो कि ये यातायात के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। इसलिए लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो यहाँ से पानी का बहाव है वो लगातार जारी है। निकासी करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है, लेकिन पानी इतना भरा हुआ है कि जो हैंडपंप लगाए गए हैं प्रशासन द्वारा वो भी इसमें कारगर साबित नहीं हो रहे हैं। तो अंधेरी सबवे की तस्वीर आपने आज दोपहर की देखी। हालांकि घंटों की मशक्कत के बाद अंधेरी सबवे को यातायात के लिए फिर से चालू कर दिया गया। भारी बारिश के कारण आज मुंबई में लोकल ट्रेनें पूरी तरह से बाधित रही। इसके बाद मोनोरेल भी प्रभावित हुई। भक्ति पार्क और मैसूर कॉलोनी के बीच चलने वाली मोनोरेल अचानक बंद हो गई। अचानक टेक्निकल रीजन आ गया। एकदम वो लटक गई, झुक गई। सैकड़ों यात्रियों से भरी ये मोनोरेल करीब 1 घंटे तक फंसी रही। इसके बाद यात्रियों को रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया और इस वक्त सीधा इंद्रजीत हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने तस्वीरें भेजी। और इस वक्त क्या हाल है, क्योंकि अंदाजा लगाया जा सकता है। इंद्रजीत, इस वक्त का क्या हाल है? एक लटकी हुई, एक तरीके से झुकी हुई ट्रेन, अंदर पैसेंजर्स, क्या इस वक्त स्थिति है? जी बिल्कुल, अगर इस वक्त की हम बात करें तो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। ज्यादातर लोगों को निकाल लिया गया है, लेकिन लोगों की जो मुश्किल थी वो काफी बड़ी थी, क्योंकि 2.5 से 3 घंटे तक मोनोरेल में लोग फंसे रहे। सांस लेने में दिक्कत हो रही थी क्योंकि लाइट नहीं थी। लाइट नहीं होने के कारण एसी नहीं चल रही थी और चूंकि मोनोरेल पूरी तरह से पैक होती है तो आप समझ सकते हैं कि अगर पैक ट्रेन में एसी नहीं चल रही हो तो लोगों की क्या स्थिति होगी। और वही स्थिति इस ट्रेन में लोगों की थी। सांस लेने की दिक्कतें थी और तेज बारिश थी। बताया जाता है कि ओवर क्राउडेड हो गई थी ट्रेन। जो बारिश के कारण रोड पर चलना मुश्किल हो रहा था, इसलिए ज्यादा बड़ी संख्या में लोग ट्रेन में आ गए थे और मोनोरेल में ज्यादा लोग आ गए थे। इसके कारण लाइट का प्रॉब्लम हुआ और बताया जाता है कि लाइट पूरी तरह से जो बंद हो गई और इसके बाद ट्रेन बीच में ही अटक गई। और देखिए कि जो मोनोरेल होती है वो कितनी ऊंचाई पर चलती है और ऐसे में लोगों का उतर पाना, निकल पाना काफी मुश्किल होता है। और जो कांच होता है या जो दरवाजे होते हैं उनको खोलना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि अगर खिड़की खोलते तो हो सकता है सफोकेशन से उनको निजात मिलता, उनको सांस लेने में दिक्कत नहीं होती। लेकिन उनको एक तरफ सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, दूसरी तरफ देखिए कि हमारे साथ कुछ लोग हैं जो अभी रेस्क्यू ऑपरेशन में आए हैं। आप कितनी देर से फंसे हुए थे सर? हम लगभग 3 साढ़े 3 घंटे से फंसे हुए थे और रेस्क्यू टीम काफी हमें अच्छी बहुत मेहनत मतलब हमको छुड़ाया, बहुत हेल्पफुल किया, बहुत उन्होंने हमारे लिए हेल्प किया है। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। सांस लेने में दिक्कत भी हो रही थी आप लोगों को? हाँ, वेंटिलेशन का प्रॉब्लम हो रहा था हमें
हाँ सीनियर सिटीजन तबीयत भी बिगड़ी थी। हाँ सीनियर सिटीजन का प्रॉब्लम हो रहा था, उनको कुछ बीपी हाई हुआ था, लेडीज भी जरा पैनिक हो रहे थे, और लेकिन उन्होंने टाइम पे आके हमको वहाँ से बचाया, हमको उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। में ज्यादा लोग हो गए थे, ओवरलोड होते हैं वहाँ पर महालक्ष्मी के बाद सेकंड स्टेशन में ओवरलोड हो गए थे, लोग चिल्ला भी जगह नहीं थे, लेकिन लोग जबरदस्ती घुसे वहाँ पर लोगों की झगड़ा, लोग आपस में लड़ाई भी कर रहे थे घुसने के लिए, लड़ाई किए लोगों ने, घुस के अंदर जबरदस्ती घुसे, तो उसका एक रीजन है। तो देखिए कि ये भी बताया जा रहा था कि ट्रेन ओवर क्राउडेड हो गई थी, लोग जबरदस्ती ट्रेन में घुसे और जिसके कारण ओवर क्राउडेड होने के कारण भी हो सकता है कि खराबी आई हो, लेकिन अब तक जो जानकारी आई है खराबी एक चीज है, लेकिन कितना बुरा लगता है कि आप टेक्नोलॉजी के माध्यम से और देश के सबसे बड़े जिसे कहते हैं कि आर्थिक कैपिटल में इस तरह की चीजें करवा रहे हो, और मौसम पर तो किसी का रुख नहीं है, कम से कम आप चीजें कंट्रोल कर सकते हो। ये बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। बहुत बहुत शुक्रिया इंद्रजीत फिलहाल जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। गनीमत के सबको बचा लिया गया। वहीं बस डिपो से लेकर रिहायशी इलाके, घर मकान, सब कुछ अभी हमने देखा मोनोरेल के साथ साथ लगता है सब कुछ डूबा हुआ है। पानी बहुत भरा है, चलना मुश्किल है, सड़क पर चल नहीं सकते। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे खुद निकले हुए हैं, जलमग्न जो इलाके हैं उनका जायजा ले रहे हैं। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो लगभग हर साल की बरसात के मौसम में मुंबई ऐसे ही डूब जाती है। इससे देश की आर्थिक राजधानी को हर साल भारी नुकसान उठाना पड़ता है। यूनाइटेड स्टेट ट्रेड एंड डेवलपमेंट एजेंसी यानी कि KPMG हर दशक में बाढ़ से हुए नुकसान का डेटा जारी करती है। इन दोनों संस्थाओं ने मुंबई में बारिश और बाढ़ से पिछले एक दशक में नुकसान का आंकड़ा पेश किया। इस डेटा पर नजर डालें तो पता लगता है कि पिछले 10 साल में अकेले मुंबई में जल भराव से 14,000 करोड़ का नुकसान हुआ। पिछले 10 सालों में बाढ़ से बचाव और पानी के जमाव को रोकने के लिए 7,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए। हुआ क्या, तस्वीर आपके सामने है। यानी कुल मिलाकर करीब 21,000 करोड़ रुपए के नुकसान के बाद भी मुंबई जस की तस है। साल का आंकड़ा 14,000 करोड़, 7,000 करोड़ बाढ़ से नुकसान जल जमाव रोकने पर खर्च किया गया। अब यह हाल तब है जब इसका नगर निगम है, नगर पालिका है, वो BMC देश में सबसे टॉप पर है। BMC से ज्यादा कमाई देश के किसी भी नगर निगम की नहीं है। यहां तक कि कई छोटे राज्यों का बजट भी इससे कम है। पिछले 5 साल के BMC के आंकड़े आपको दिखाते हैं। 2021-22 में BMC ने 29,000 करोड़ का बजट पेश किया। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 45,949 करोड़, 23-24 में 52,619 करोड़ और 24-25 में 65,180 करोड़ का BMC का बजट था। तो कुल मिलाकर के देश के कई ऐसे राज्य हैं जिनका इतना बजट नहीं है जितना अकेला BMC का बजट होता है। ये इतना बड़ा बजट है कि कई राज्य इससे पीछे हैं। ये राज्य क्षेत्रफल, आबादी के मामले में मुंबई इससे बड़े क्यों ना हो, BMC का बजट पूरे मालदीव्स, फिजी, इन जैसे देशों के बजट से भी ज्यादा है। देश के 9 राज्यों का बजट BMC के बजट से कम है। मिजोरम 15,000 बजट है, सिक्किम 16,196, नागालैंड 24,849, मेघालय 27,598, गोवा 28,162, इसी तरह त्रिपुरा 32,423, मणिपुर का 35,104, अरुणाचल का 39,000 और वित्त वर्ष 2025-26 के लिए हिमाचल प्रदेश का 58,000 हाईएस्ट है और यह 65,000 करोड़ के पार। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वित्त वर्ष 2025-26 के लिए इन 9 राज्यों का बजट BMC के इस वित्तीय वर्ष के 74,000 करोड़ से कम है। अब सवाल यह है कि आखिर मुंबई हर साल डूबती क्यों है? थोड़ी सी बारिश होती है और लबालब मुंबई नजर आती है। खासकर दक्षिण मुंबई मॉनसून के सीजन में जलमग्न हो जाती है। हम मुंबई के स्ट्रक्चर को थोड़ा आपको समझाते हैं, आपको पता लगेगा क्यों डूबती है। दरअसल मुंबई 7 अलग अलग आइलैंड से मिलकर बना है। अब इसके नाम है मुंबई, वर्ली, माहिम, परेल, मझगांव, छोटा कोलाबा, ओल्ड वुमेन आइलैंड भी कहते हैं, और कोलाबा। जिस मुंबई को आप देख रहे हैं आज से 250 साल पहले उसका अस्तित्व नहीं था। ये वो 7 द्वीप थे। अंग्रेजों ने क्या किया कि दुनिया का सबसे बड़ा रिक्लेमेशन किया, यानी 7 आइलैंड्स के बीच में जो पानी था उसके बीच में मिट्टी और रेत को भर दिया।
इस प्रोजेक्ट को नाम दिया गया होन्मी वेलाट। 1838 में जाकर यह कंप्लीट हुआ, जिसके बाद जो द्वीप शहर स्थापित हुआ उसे कहते हैं दक्षिण मुंबई। अब मुंबई की यही टोपोग्राफी जी का जंजाली से बना देती है। सातों द्वीपों के बीच में समंदर में रेत और मिट्टी भर गई। इस कारण से हुआ क्या, जो जमीन थी, जमीन समुद्र तल से नीचे हो गई। नालों और पंपिंग स्टेशन के माध्यम से जो पानी भरता था बाहर निकाला जाने लगा, लेकिन बारिश के दिनों में यह सिस्टम चोक हो जाता है। इसके अलावा भी मुंबई में जल जमाव के दूसरे भी कारण होते हैं। कुछ और कौन से कारण हैं कि समुद्र तल से नीचे का इलाका है तो हाई टाइड आ जाता है, पानी भर जाता है, शहर में एंटर कर जाता है। उसे रोकने के लिए लॉक गेट का इस्तेमाल किया जाता है। अगर भारी बारिश और हाई टाइड एक साथ आ जाए तो शहर के पंपिंग स्टेशन से बाहर निकालना पानी को मुश्किल हो जाता है, बहुत टाइम लग जाता है। दशकों तक मुंबई के मैंग्रोव प्राकृतिक स्पंज की तरह काम करते रहे हैं, वर्षा जल को सोखते रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे ये अब 40% से ज्यादा गायब हो गए हैं। तो कुल मिलाकर के प्रति घंटे केवल 25 मिलीमीटर बारिश को संभालने के लिए डिजाइन किया गया था ये मुंबई। 1900 के समय ना तो ये काम कर सकती थी, लेकिन 2025 में तो काम कैसे करेगी। कई बार प्लान बना, लेकिन अधूरा ही प्लान बना। रखरखाव का प्लान बना, बदलाव किया गया, लेकिन बारिश भी बढ़ती चली गई। जलवायु परिवर्तन के कारण अब अरब सागर में गर्मी बढ़ गई। इस कारण पहले मुंबई में बारिश का पैटर्न अलग था, एक पैटर्न पे बारिश होती थी, लेकिन अब मानो आसमान खुल गया हो। तो मुंबई में ये मुंबई का, डूबती मुंबई का विश्लेषण था। फिलहाल जो कहेंगे सच कहेंगे कि आज के एडिशन में इतना ही। इजाजत दीजिए, फिर मुलाकात होगी। छोड़ जाते हैं सुपर 30 के साथ।